प्यारे बच्चों, तोते तो सबको अच्छे लगते हैं। उनकी शरारतें, उनकी आवाज़। एक इसी तरह प्यारे तोते की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम पीकू था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकती थी। वो आम की दरख्त पर ऊंची शाख पर बैठा अपने पैरों को संवार रहा था और हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। वो छोटा था लेकिन पुरजोश था, जिसकी सुर्ख चोंच सख्त थी, हर तरह के बीज को तोड़ सकती थी। इसके झुंड के दूसरे तोते रोज़मर्रा चीखते चिल्लाते और उससे मुतमईन थे, मगर पीकू के दिल में एक गहरी बेचैन तजस्सुस छुपा हुआ था। वो सरसराते पत्तों और चीखते बंदरों से दूर रहना चाहता था। वो हवा की सरगोशियों, जंगल से गुजरने वाले चमकते दरिया, राजों और दूर से गूंजते ढोलों को समझना चाहता था, जो कभी रातों को गूंजते थे। इसकी माँ माया नामी एक दाना बूढ़ी तोती थी। अक्सर अजीम बरगद के दरख्त की कहानी सुनाती थी, एक अफसानवी देव जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल की इज्तिमाई हिकमत रखता है। वो पीकू से कहती, दुनिया वसी और अजायबात से भरी हुई है, लेकिन हकीकी समझ बूझ सब्र और तमाम जानदारों के एहतराम से आती है। लेकिन सब्र एक ऐसी खूबी थी जिसे पीकू के लिए पैदा करना बहुत मुश्किल था। वो हमेशा एक शाख से दूसरी शाख पर उड़ता, बुजुर्गों की गुफ्तगू में अपनी मुसलसल सवालात से मुदाखलत करता, गुस्से वाले मकाक बंदरों के इलाके के बहुत करीब जाने की कोशिश करता। इसके बहन भाई ज़रूरी महारतें सीखने में मुतमिन थे। पक्के फलों की शिनाख्त कैसे की जाती है, शिकारियों से कैसे बचा जाता है, झुंड की पेचीदा समाजी क्या मामलात हैं। एक दिन जंगल में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, एक तालमेल वाली धाती खड़खड़ाती। पीकू की आंख जोश से चौड़ी हो गई। अपने आधे खाए हुए आम को छोड़कर आवाज़ की तरफ उड़ गया। माया की परेशान कुन आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो घने पत्तों के ऊपर से उड़ता। उसका छोटा दिल तवक्को से धड़क रहा था। आवाज़ का ज़रिया इंसानों का एक गिरोह था। इनकी अजीबोगरीब मशीनें धूप में चमक रही थीं। वो एक कैंप लगा रहे थे। इनकी आवाज़ें एक अजीब गटरोल ज़ुबान थी। पीकू एक दूर दराज दरख्त पर बैठकर खौफ और दिलचस्पी से इनको देख रहा था। फिर अगले दिन उसी जगह पर उसने एक लड़की को देखा। एक अलाव के पास बैठी हुई थी। इसकी छोटी छोटी आंखें एक चीज़ पर जमी हुई थी जो इसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। इस चीज़ से एक नरम टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी। पीकू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लड़की के करीब आकर शाख पर बैठ गया। उसने लड़की ने ऊपर देखा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक तोता! इसने अपनी आवाज़ में नरम और सुरीली सरगोशी की। पीकू ने अपना सर झुकाकर इसकी सरगोशी की नकल की। वो पहले कभी किसी इंसान के इतना करीब नहीं आया। लड़की, जिसका नाम आनिया था, मुस्कराई और इससे फल का एक टुकड़ा पेश किया। इसने हिचकिचाते हुए इसे कबूल किया। ये मीठा और रसीला था। इससे पहले इसने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। आनिया और पीकू की एक आर्जी दोस्ती शुरू होगी। आनिया अपनी नरम आवाज़ और रवैये के साथ इसकी तरफ देखती। इसने इसे दूर दराज की ज़मीनों की तस्वीरें दिखाईं, ऊंचे पहाड़ों और समुंदरों की। इसने अपनी किताबों से कहानियाँ पढ़ के सुनाई इसको, हीरोज़ और अफसानी मखलूक़ात की कहानियाँ सुनाई इसको। पीकू ने बदले में जंगल के बारे में अपना इल्म बांटा, पोशीदा रास्ते बताए, खुफिया पानी के सुराख और जंगल के तालमेल। इसने आनिया की ज़ुबान के कुछ अल्फाज सीखे, यहाँ तक कि वो कुछ छोटे छोटे जुमले बोल सकता था। अब शाम, जब सूरज उफ़क़ से नीचे डूब रहा था, आसमान को नारंगी और जामुनी रंगों ने घेर रखा था। आनिया ने पीकू को अपने गांव के बारे में बताया। जंगल से दूर एक जगह जहां घर पत्थर से बने थे, वो गलियां लोगों से भरी हुई हैं। इसने अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों और घर के वापस जाने की ख्वाहिश के बारे में बात की। पीकू गौर से सुन रहा था, हमदर्दी का दर्द महसूस किया। वो घर की ख्वाहिश किसी की जड़ों से गहरे ताल्लुक़ को समझता था। इससे माया की अजीम बरगद के दरख्त की कहानी की याद आई, इत्तेहाद और हिकमत की इलामत। इसने आनिया की मदद करने का फ़ैसला किया। अगली सुबह पीकू ने आनिया को अपने मंसूबे का ऐलान किया। वो हिचकिचा रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा तोता इससे ख़तरनाक जंगल से रहनुमाई करेगा, लेकिन पीकू ने इसे अपने अज़म और भरोसे से इसे राज़ी कर लिया। इनका सफ़र बड़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। झाड़ियों से गुजरकर तेज़ बहते दरियाओं को अबूर किया और शिकारियों की चौकस नज़रों से बचे। पीकू ने अपनी तेज़ नज़र और इलाके के इल्म के साथ रास्ता दिखाया, जबकि आनिया अपनी लचक और हिम्मत के साथ इसके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में इनका जंगल की मुख्तलिफ जानवरों से सामना हुआ। इनसे एक दाना बूढ़े कछुए से मुलाकात हुई, जिसने कदीम ज़माने की कहानियाँ सुनाई।
بندروں کے ایک شرارتی گروہ سے بھی ملاقات ہوئی جس نے ان کے صبر کا امتحان لیا، اور ایک شاندار شیر سے ملاقات بھی ہوئی جس نے انہیں خاموش شدت سے دیکھا۔ پیکو نے مخلوقات کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھا اور ان کے جسمانی زبان کی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا کہ جنگل میں زندگیوں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ہر مخلوق فطرت نازک توازن میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آنیہ نے بھی جنگل کی خوبصورت اور نزاکت کو سراہنا سیکھا۔ اس نے مخلوقات کا احترام کرنا سیکھا، ان کی ضروریات اور ان کے خوف کو سمجھنا سیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جنگل ایک جنگلی اور بے لگام جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ سانس لینے والی ماحولیاتی نظام ہے جو حیرت اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے جیسے انہوں نے سفر کیا، پیکو نے مایا کے الفاظ کی حقیقی معنی کو سمجھنا شروع کیا۔ حقیقی سمجھ بوجھ صرف اپنے لیے علم حاصل کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اس علم کو دوسروں کی مدد کرنے، مختلف دنیاؤں کے درمیان فرق کو ختم کرنے سے آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئے، جہاں درختوں نے گھومتی ہوئی پہاڑوں اور کاشت شدہ کھیتوں کو راستہ دیا۔ دور سے انہوں نے آنیہ کے گاؤں سے اٹھنے والا دھواں دیکھا۔ آنیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب اس نے مانوس منظر کو پہچانا۔ اس نے پیکو کو گلے لگایا، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ شکریہ پیکو، تم مجھے گھر لے آئے۔ پیکو اس کا دل فخر سے پھول رہا تھا، خوشی سے الوداع چیخ ماری۔ اس نے دیکھا جب آنیہ اپنے گاؤں کی طرف بھاگی، اس کا جسم دور ہوتا چلا گیا۔ وہ مڑا اور جنگل میں واپس اڑ گیا۔ اس کے پر اسے عظیم برگد کے درخت کی طرف لے گئی۔ اس کے پاس سنانے کے لیے ایک کہانی تھی، دوستی اور سمجھ بوجھ کی طاقت تھی۔ جب وہ عظیم برگد کے درخت پر پہنچا تو اس نے مایا اور دوسرے بزرگوں کو اس کی پھیلتی ہوئی شاخوں کے نیچے جمع پایا۔ وہ ایک شاخ پر اترا اور اپنے مہم جوئی کو بیان کیا شروع کیا۔ اس کے بعد جوش سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے انہیں آنیہ کے بارے میں بتایا۔ اچھے بچوں، کہانی پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔